गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता। आज के क्लास में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 5 क्रिश्चियन राजनीतिक सिद्धांत में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करने से पहले हम एक बात का जिक्र करना चाहते हैं कि हमारा जो ये लेक्चर होगा वह परीक्षा उपयोगी होगा, सूचनाओं पे आधारित होगा। ज्यादा से ज्यादा तथ्य और सूचनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। राजनीति शास्त्र विषय की एक क्वालिटी, एक विशेषता रही है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर स्टेटमेंट, किताबों के नाम और कमेंट्स ही पूछे जाते हैं। इस लेक्चर के दौरान कई सारे स्टेटमेंट को हमने शामिल किया है जो परीक्षाओं के दौरान पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ प्लेटो के न्याय के सिद्धांत। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में दिया। द रिपब्लिक इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें न्याय के सिद्धांत का बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा किया है। इसी वजह से द रिपब्लिक का एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है कंसर्निंग ऑफ जस्टिस। इस पुस्तक को कंसर्निंग ऑफ जस्टिस के नाम से भी कई बार पूछा है, तो ये जानना जरूरी है। प्लेटो की एक विशेषता रही अपना सिद्धांत देने से पहले वह एक संवाद शैली में का प्रयोग करके अपने सिद्धांतों को देता है। न्याय का सिद्धांत देने से पहले उसने तत्कालिक समय में, जिस समय वह न्याय का सिद्धांत दे रहा था, उस समय न्याय के संदर्भ में क्या क्या अवधारणाएं प्रचलित थी उसको उसने दिया और उसमें क्या कमियां थी उसको बताया। उसके बाद उसने जो है अपने न्याय का सिद्धांत को उसने दिया। तो तत्कालिक समय में बहुत सारे विचारकों ने न्याय के संदर्भ में अपनी अवधारणा दिया होगा, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से ज्यादातर जो धारणा है वह 4 लोगों की धारणाओं को पूछता है, जिसमें सेफिलस की धारणा, पॉलीमार्कस की धारणा, थ्रेसिमेकस की धारणा और ग्लाउकन की धारणा। इन चारों की स्टेटमेंट दे देता है और पूछता है कि ये स्टेटमेंट किन विचारकों का है। तो सेफिलस ने न्याय के संदर्भ में कहा कि न्याय क्या है, तो सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। सेफिलस ने बोला हमें ये सत्य बोलना, ऋण चुकाना ही न्याय है। सेफिलस ने कहा ये याद कैसे रहेगा, स से सेफिलस और स से सत्य। जहां से सत्य बोलने की बात आएगी तो हम समझ जाएंगे यह स्टेटमेंट जो है किसका है, सेफिलस का। बाकी लोगों को इनकार कर देंगे तो हमें यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। दूसरा जो विचारक है पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस ने कहा मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता करना ही न्याय। पॉलीमार्कस ने क्या कहा, मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता करना ही न्याय है। थ्रेसिमेकस ने कहा शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। न्याय कोई और चीज नहीं है, न्याय बल्कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। यह थ्रेसिमेकस का। ग्लाउकन ने कहा न्याय भय का शिशु है। न्याय क्या है, भय का शिशु है। ठीक है, ये 4 जो अवधारणाएं हैं न्याय के संदर्भ में, सेफिलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकन का, प्लेटो ने कहा ये चारों अवधारणाएं न्याय के संदर्भ में सही व्याख्या नहीं करती। इसका प्रमुख कारण क्या है कि न्याय को ये सही तरीके से समझे नहीं है। न्याय को इन्होंने बनावटी बताया, कृत्रिम बताया और बाह्य तत्व बताया। इस कारण से हम न्याय की इस अवधारणा को सही नहीं ठहराते हैं। बल्कि न्याय क्या है, न्याय मनुष्य की एक आंतरिक गुण है, समाज का एक सद्गुण है, जिसे बाह्य गुण कभी कह के न्याय की अवधारणा को हम गलत सही नहीं ठहरा सकते हैं। प्लेटो ने कहा कि न्याय क्या है, यह मानव की आंतरिक और प्राकृतिक गुण है, बाहरी गुण नहीं है, बनावटी चीजें नहीं होती है। यह मानव की आंतरिक और प्राकृतिक गुण होता है। इसी संदर्भ में उसने कहा है, एक स्टेटमेंट दिया प्लेटो ने कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था एवं मानवीय स्वभाव का प्राकृतिक मान है। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा है कि किसने यह बताया कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था एवं मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मान है, तो यह प्लेटो की अवधारणा है न्याय के संदर्भ में। यह बात बताते हुए उसने उपरोक्त चारों विचारकों की बातों को
गलत ठहराता है और फिर बाद में न्याय के संदर्भ में प्लेटो अपनी अवधारणा देता है। प्लेटो कहता है कि न्याय की दो अवधारणा है, हम व्यक्तिगत स्तर से और सामाजिक या राज्य से संबंधित करके हम देख सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे जो न्याय है यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समझने के लिए इसकी चर्चा की जाएगी। ज्यादातर न्याय की अवधारणा को सामाजिक और राज्य से संबंधित करके ही देखना। यहां एक चीज देख लें, व्यक्तिगत और सामाजिक दो स्तरों पे न्याय की अवधारणा देने का प्रयास प्लेटो ने किया है। इसमें कहा कि जो राज्य है वह व्यक्ति का वृहत रूप है। यहां दो रूपों में चर्चा करने का मतलब यह था कि यह बताना कि जो राज्य है वो व्यक्ति का वृहत रूप है। राज्य और व्यक्ति को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यह केवल आकार में एक छोटा एक बड़ा है इस रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसने यह भी कहा कि राज्य जो है का निर्माण किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं हुआ है, बल्कि व्यक्ति की मस्तिष्क और उसके चरित्र से हुआ। यह भी स्टेटमेंट कई बार पूछा है। यह भी पूछता है कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, यह किसने कहा? तो राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, यह प्लेटो ने कहा। और राज्य के संदर्भ में इसने यह भी कहा कि राज्य वृक्ष और चट्टानों से नहीं बनता है, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क और चरित्र से बनता है। यह भी कथन कई बार पूछा है। व्यक्तिगत स्तर पर न्याय की अवधारणा को इसने बताया कि जो व्यक्ति है उसमें तीन महत्वपूर्ण गुण होते हैं, तीन प्राकृतिक गुण होते हैं। व्यक्ति में बुद्धि होता है, शौर्य होता है और तृष्णा होता है। जब ये तीनों गुण आपस में समन्वित होते हैं तो व्यक्ति न्याय का पालन करता है। इन तीनों गुणों में यदि समन्वय नहीं है तो व्यक्ति न्याय की पालन नहीं करेगा। उसका यह मानना था कि व्यक्ति राज्य की तुलना में काफी छोटा है, इसलिए न्याय की अवधारणा व्यक्ति के स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। राज्य व्यक्ति से काफी बड़ा है, इसलिए जो न्याय है वह राज्य के स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्योंकि राज्य है क्या? राज्य व्यक्ति से ही बना हुआ, किसी दूसरे चीजों से नहीं बना है। राज्य क्या है? इसने बताया कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, बड़ा रूप है। ठीक है, अब हम आते हैं न्याय को राज्य के स्तर पे कैसे इसने बताया है कि जिस तरह व्यक्ति के तीन गुण होते हैं, उसी प्रकार उन्हीं गुणों के आधार पे राज्य में तीन प्रकार के सामाजिक वर्ग होते हैं। तीनों सामाजिक वर्गों की अपनी अपनी प्रधान लक्षण होती है और उन प्रधान लक्षण का एक एक सद्गुण होता है। जिन वर्ग में जो सद्गुण है उसका स्थान उसमें दिला दिया जाए तो वह न्याय व्यवस्था वह वर्ग न्याय की तरह कार्य करेगा। जैसे उसने बताया कि समाज में तीन ही वर्ग होते हैं। पहला है दार्शनिक वर्ग। दार्शनिक वर्ग में जो मूल लक्षण है, जिसकी प्रधानता होती है, जिसके कारण वह दार्शनिक बना है, वह है ज्ञान। यह ज्ञान दार्शनिक के लिए तभी तक अच्छा है जो वह अपने सद्गुण विवेक के माध्यम से कार्य करता है। जब वो उसके पास विवेक हो, जब विवेक होगा तभी वह ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। दूसरा वर्ग है सैनिक, जिसके अंदर प्रधान लक्षण है मनोवेग और इसका सद्गुण है साहस। सैनिक अपने साहस के इस्तेमाल, मनोवेग का इस्तेमाल साहस से ही कर सकता है, साहस नामक सद्गुण से ही कर सकता है। जो व्यापारी है इसमें प्रधान लक्षण एपिटाइट का है, तृष्णा का है और इसका जो सद्गुण है वह है संयम। कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ग के पास जो लक्षण है उसके अपने सद्गुण है। यदि उस लक्षण के अनुसार उस सद्गुण की स्थापना होती है तो वह वर्ग एक न्याय के रास्ते पे चलता है और संपूर्ण वर्ग को एक साथ कह दिया जाए तो समाज में क्या होता है? न्याय की व्यवस्था स्थापित होती है। यहां पूर्ण रूप से देखा जाए कि प्लेटो की अवधारणा में न्याय तो क्या है? तो न्याय यह है कि जो जितने सामाजिक वर्ग हैं वह सामाजिक वर्ग के अपने सद्गुण हैं और उन सद्गुणों को जब प्राप्त कर लेते हैं तो वही सामाजिक व्यवस्था एक न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसको हम अभी तुरंत देखें। न्याय के संदर्भ में जो उपरोक्त व्याख्या हम लोगों ने देखा उसके आधार पर प्लेटो के न्याय को कहा जाता है कि प्लेटो का न्याय क्या है? प्लेटो के न्याय को
न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा गया। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत अर्थात आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा गया। यह प्रश्न पूछा किसके न्याय के सिद्धांत को आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस या आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस या न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत किसने दिया है? तो प्लेटो ने दिया। इसका मतलब क्या होता है? प्लेटो ने जो अपनी न्याय की अवधारणा दिया उसमें कहा कि प्रत्येक वर्ग को अपने लक्षण के अनुसार अपना सद्गुण स्थापित करना चाहिए और सभी वर्गों में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, तब जाके वह न्याय स्थापित होगा। जिस प्रकार एक भवन निर्माता, एक जो भवन का वास्तुकार होता है, वह घर का निर्माण करते समय तमाम तरह की प्लानिंग करके एक घर का कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक उसी प्रकार प्लेटो की न्याय में जो दार्शनिक है उसके नियंत्रण में सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग रह के अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए न्याय की स्थापना करता है। चूंकि वास्तुकार अपने भवन के निर्माण के संदर्भ में तमाम तरह के अपने नियंत्रण में तमाम तरह के कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार प्लेटो की जस्टिस में, प्लेटो की न्याय में जो दार्शनिक है उसके अंतर्गत अन्य वर्ग रह के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस तरीके से वह न्याय स्थापित होता है। तो वास्तुकार की तरह है प्लेटो की न्याय की अवधारणा, इसीलिए प्लेटो की न्याय की अवधारणा को आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। प्लेटो की न्याय की अवधारणा का विश्लेषण करने के बाद कुछ विचारकों ने अपने अपने राय दिए हैं। जैसे कैटलिन ने कहा कि जो प्लेटो का न्याय है वह क्या है? मेरा स्थान और उसका कर्तव्य, यही न्याय। मेरा स्थान उसका कर्तव्य, यही क्या है? न्याय। क्वारे ने कहा प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल भूमिका और कार्य देना ही क्या है? न्याय। अर्थात दार्शनिक वर्ग को क्या देना है? वह ज्ञान देगा, वह शासक बनेगा, सैनिक वर्ग संरक्षण का कार्य करेगा और उत्पादक वर्ग व्यापार और उत्पादन का कार्य करेगा। यह क्वारे ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल भूमिका और कार्य देना ही क्या है? न्याय। या कैटलिन ने कहा कि मेरा स्थान और उसका कर्तव्य यही न्याय। कुल मिला जुलाकर प्लेटो की न्याय की अवधारणा को देखा जाए तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा अपने कर्तव्यों का पालन ही एक न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। वह कर्तव्य क्या है? अपने प्रधान लक्षण के अनुसार जो उसका सद्गुण है उसको प्राप्त करना, यही प्लेटो की न्याय है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा एक नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय नहीं है। यह पूर्णतः कानून की व्यवस्था पर स्थापित नहीं है, यह नैतिकता पर आधारित है। तो प्लेटो की न्याय की जो अवधारणा है वह नैतिक है, सामाजिक है। ठीक है, इस प्रकार प्लेटो की न्याय की अवधारणा समाप्त होता है। क्योंकि प्लेटो की इस न्याय की अवधारणा को हम लोग सूचनात्मक बनाने का प्रयास किया है। स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा रखा गया है, क्या कमेंट्स है उसको रखा गया है, ताकि हम इन्हीं सब चीजों में प्लेटो की न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का पूछा जाए। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे और इस प्रयास के बदले में आपसे अपेक्षा रखूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो सही तरीके से आपके पास मैं पहुंचाऊं।